हंस रहे हो तुम नालायको। अब बड़े हो गए ना, बाहर भी पता चलेगा तुम्हें, शर्म नहीं आती तुम्हें हंसते हुए किसी के हालातों पे। यार बहुत ठंड है यार, मेरे को ठंड नहीं लगती, मेरे को सच में ठंड लग रही है, चारों तरफ से ठंडी हवाएं आ रही है। हो सकता है सुबह तक मैं जम जाऊं, मम्मी बन जाऊं मैं। मम्मी तो नहीं बनी, मैं मम्मी बन जाऊंगी। इट्स टू कोल्ड। और आई एम इन हैदराबाद, तो यहाँ पर ठंड होती नहीं है, इसलिए ना तो हम कोई गर्म कपड़े रखते हैं यहाँ पे, ना हम लेकर आए हैं घर से, तो हम जम रहे हैं इसके अंदर। हाय रब्बा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर इसी तरीके से 2 हफ्ते तक बारिश हुई तो कपड़े ही खत्म हो जाएंगे। कैसे चलेगा, कपड़े कपड़े तो धो ही नहीं सकता इंसान इतनी ठंड में। ओहो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। चलो, क्या क्या आ गया रिकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, हम अपनी क्लास में ऐसी बातें अक्सर करते हैं, दुख बांट लेते हैं। मैं बच्चों से दुख बांटती हूँ, बच्चे हंसते हैं। ये हमारा बांटना है। तुम बहुत ही बेकार लोग हो, दूसरे के दुख पे हंसते हो नालायक हो। ये मैम। ये नीचे गाड़ी जा रही है, समुद्र ऐसे हिलाते हुए, और यहाँ पे किसी को तमीज नहीं है गाड़ी चलाने की, कितनी जोर से चलाते हैं, साथ वाला पूरा भीग जाए। सब बावले हैं यहाँ पे। हंस मत। क्या पढ़ा था लास्ट, बता, तो को बताती हूँ मैं, रुक तेरे से वाइवा पूछो भी सारा। क्या पढ़ा था लास्ट में? जीन फ्लो। जीन फ्लो पढ़ लिया? ये मैम। अपन ने आज फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ना है। यस मैम। ये मैम। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट रहता है सबका, है ठीक है ठीक है। ओके, सो जीन माइग्रेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, हार्डी विंबर का कॉन्सेप्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग ये जानना चाहते थे कि हार्डी विंबर भाई के जो इक्विलिब्रियम था उसको डिस्टर्ब करने के लिए क्या क्या कर दें। तो हार्डी विंबर के अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है तो पहली चीज मैं क्या कर सकती हूँ? बोलो 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 बोलो। नो म्यूटेशन। म्यूटेशन कर दो, म्यूटेशन कर दो, इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। दूसरा, रिकॉम्बिनेशन। हाँ रिकॉम्बिनेशन कर दो, वेरिएशन आ जाएगी जीन्स में, बिगड़ गया। तीसरा, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, इसी के साथ हम काउंट कर लेते हैं, चलो ये कर दिया। और फोर्थ, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन। एवोल्यूशन करा दो, 5। और मेटिंग सोच समझ के करनी है, रैंडम करनी है? रैंडम। रैंडम कर दो तो बिगड़ जाएगा, यस। और जीन का माइग्रेशन करा दो। अब हम करेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में अपना ने किसका एग्जांपल पढ़ा था, किस कन्या का एग्जांपल पढ़ा होगा हमने? हर्षे। हर्षे, क्या कुछ चला था तूने? हर्षिता, बीटल्स कौन से कलर वाली कुचल दी थी पापी? एक येलो थी, एक ब्लू थी। येलो वाली और ब्लू वाली का अमाउंट सेम था, फ्रीक्वेंसी सेम थी ना उनके जीन की। बॉडी का देखो, बीटल तो बीटल है, बॉडी कलर के जीन अलग है, तो येलो वाली भी उतनी थी ऑलमोस्ट जितनी ब्लू वाली थी। फिर हमारी आ गई हर्षे। हर्षे वाज लाइक हा 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 हा, सबको मारा लूंगी। इसने कुचल दिया, तो कौन बचा, किसकी पॉपुलेशन ज्यादा रह गई? येलो। येलो का अमाउंट ज्यादा हो गया और ब्लू वाले इस बेचारे ने कुचल दिए, है ना, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, राइट। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जीन के जो एलील की जो फ्रीक्वेंसी थी वो ड्रिफ्ट हो गई, चेंज हो गई, खिसक गई, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसे तुम्हारा दिमाग है अपनी जगह से हिला हुआ है ना, तो ड्रिफ्ट हो रखा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। समझ आई? ये मैम। Nice. ऐसी चीजें तुमको समझ आ जाती है ना। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई क्योंकि पॉपुलेशन में, अब अगर मैं कहती येलो वाले थे 3 और ब्लू वाले थे 4, बीच में रेशियो लगाती, तो अब मेरे को दिख रहे हैं कि येलो वाले का अमाउंट हो गया लेट्स से 5 और ये वाले हो गया 1, तो रेशियो बदल गया, मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई कैसे थी, सडन हुई थी कि प्लान करके करा था? सडन। ये रैंडमली इसने कुचला था या सिलेक्ट किया था कि इसको मारूंगी, इसे छोड़ दूंगी? रैंडमली। रैंडमली। और पॉपुलेशन छोटी थी बड़ी? स्मॉल। हाँ, तो स्मॉल पॉपुलेशन में रैंडम चेंज आ जाए एलीलिक फ्रीक्वेंसी में, दैट इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्लियर? अब जेनेटिक ड्रिफ्ट के 2 एग्जाम्पल होते हैं। एक जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल होता है हमारे पास बॉटलनेक इफेक्ट, और दूसरा एग्जाम्पल होता है हमारे पास फाउंडर इफेक्ट। देखो, 2 टाइप के जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट वही है कि किसी पॉपुलेशन में कुछ सडनली हुआ और पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी चेंज हो गई, एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। जरूरी नहीं है कि नई स्पीशीज का जन्म हो, जरूरी नहीं है पुरानी पूरी स्पीशीज खत्म हो जाए, बस एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए। मतलब अगर पुरानी स्पीशीज में
ब्राउन कलर और ब्लैक कलर के हेयर वाले इंडिविजुअल का कोई रेशियो है ना, वो रेशियो बिगड़ जाना चाहिए आज से 10 सालों के बाद, उसको हम कह देंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्लियर है ये बात? यही मैम। और ये चेंज सडन होना चाहिए, ये चेंज रैंडम होना चाहिए, ठीक है। ये पॉपुलेशन हमेशा स्मॉल होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन में हम स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे हमने हर्षे का एग्जांपल लिया, वैसे हम 2 एग्जांपल और ले सकते हैं। एक है बॉटलनेक इफेक्ट और एक है फाउंडर इफेक्ट। तो इस पे क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब बॉटल अपन किसकी लेंगे? छोटू सी पानी की बोतल लेंगे, ठीक है। मदिरा का सेवन इस क्लास में वर्जित है। ओके जी, करे फिर। मैम। ये कौन है जो अभी भी आ रहा है? बच्चे आप आ रहे हैं, इनको चेक करने दो, फिर कोई बच्चा बाहर रह जाता है। एक सेकेंड। क्यों नहीं आ पा रहा ये बच्चा? एक सेकेंड रुकिए। नीटू। और तो मैसेज भी नहीं एक्नॉलेज करती। आज क्या पढ़ के आए हो पिछला? जल्दी बताओ। मैम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेटा इस टेस्ट को पढ़ के दे देना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। बार बार बोल रही हूँ, मान लो और पढ़ लो, फंस जाओगे नहीं तो, ठीक है। मैं खुद को 1 मिनट होस्ट बना लूं, अदरवाइज कोई बच्चों को प्रॉब्लम ना तो वो एंटर नहीं कर पाए। चलिए आइए, अब हम करते हैं फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ऐसा मानते हैं अपा एक आइलैंड था, हम हमेशा आइलैंड पढ़ते हैं क्योंकि आइलैंड पे छोटी पॉपुलेशन मिलने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए आइलैंड है। और आइलैंड पे हमको बर्ड मिलते हैं, ठीक है। एक हमको मिलते हैं बड़े से विंग वाले बर्ड, ठीक है। तो स्टार रिप्रेजेंट्स बिग विंग बर्ड्स, ठीक है जी। यही मैम। फिर हमें दूसरी पॉपुलेशन मिलती है छोटे विंग्स वाले, मीडियम विंग्स, ठीक है। तो ब्लू रिप्रेजेंट मीडियम विंग, ठीक है जी। और तीसरी पॉपुलेशन हमको मिलती है दैट इज येलो से, और येलो वाले कैसे हमारे, क्या लगता है कैसे होंगे? स्मॉल विंग। यही मैम। अपने को 3 पॉपुलेशन मिल गई, बढ़िया डाइवर्सिटी मिल रही है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, वैरायटी मिलना चाहिए, है ना। वैरायटी मिल रहा है। दूर कहीं किनारे पे कोई और एक और टापू हुआ करता था, ये ए टापू है, ये बी टापू है। रैंडमली, रैंडमली ऐसे डिसाइडेड नहीं था, पर रैंडमली ये बर्ड्स है, बर्ड किसी ने सोचा इसने कि चल यार उड़ जाते हैं। उड़ चला मन उड़ चला, उड़ चला मन इसका, उड़ के दूसरे टापू पे गया, ठीक है। गए तो 2-3 इंडिविजुअल, लेकिन इनको इस टापू में बढ़िया लगा, कहते यार कोई कंपटीशन नहीं है, सारा पेड़ अपना, ऊपर नीचे जहां मर्जी कूदो। ऐसे बिग विंग वाले और मीडियम विंग वाले अपने को पीटते हुए थे, यहाँ पर अपना ही राज है। तो ये यहाँ रहने लगे और इसी हैबिटेट के अकॉर्डिंग सरवाइव करने लगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जब छोटे विंग वाले थे, तो छोटे विंग वाले लेट्स से सीड्स खाते थे, लेकिन उस टापू पे सीड नहीं मिलते उनको ज्यादा, उस टापू पे उनको इंसेक्ट्स मिलते हैं, तो ये मॉडिफाई हो जाएंगे, है। यही मैम। और थोड़े टाइम के बाद तुमको दिखेगा कि यहाँ पे न्यू स्पीशीज का जन्म हो गया, है ना। कुछ सालों के बाद स्पीसिएशन हो जाएगी, राइट। तो हुआ क्या, एक टापू से दूसरे टापू पे रैंडमली कुछ पॉपुलेशन चली गई और दूसरे टापू पे जाकर उसने नई स्पीशीज को ही जन्म दे दिया। तो जो नई स्पीशीज बनी है ना यहाँ पे, हम इनको कहेंगे कि यहाँ क्या हुआ, दिस इज एन फाउंडर इफेक्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे हुआ? जेनेटिक ड्रिफ्ट ऐसे हुआ कि पहले यहाँ पे बिग मीडियम और स्मॉल विंग का कोई रेशियो होगा, लेट्स से ये थे 3:2:1, है ना। लेकिन अब आफ्टर ये ड्रिफ्ट के बाद यहाँ पे येलो वाले की पॉपुलेशन कम हो गई एज कम्पेयर टू टापू बी, बी में येलो वाले की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो ओवरऑल ए टापू पे जो डाइवर्सिटी थी वो कैसी हो गई? डिस्टर्ब्ड। हाँ, ए टापू की डाइवर्सिटी डिस्टर्ब होगी, मींस डिक्रीज हुई है यहाँ पे। डिक्रीज हुई तो डिस्टर्ब हो गई, और डिस्टर्ब होगी तो हार्डी विंगबल इक्विलिब्रियम के साथ क्या हुआ? डिस्टर्ब।
डिस्टर्ब हो गया, हाँ राइट। और नई टापू पे जो स्पीशीज चली गई है उसने नई स्पीशीज को जन्म दिया, इसलिए इस इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। अब ये भी तो रैंडम हुआ ना, कोई भी स्पीशी उठ के चली गई थी बर्ड की, ये भी सडन हुआ, सडनली एक दिन उठ के चली गई, उसने कौन सा प्लानिंग करी थी। तो रैंडम सडन इवेंट जिसकी वजह से एलिलिक फ्रीक्वेंसी किसी जगह की चेंज हो जाए उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। समझ में आया? Yeah, ma'am. और इस जेनेटिक ड्रिफ्ट की खासियत क्या है कि जहां से स्पीशी गई है वहां पे डाइवर्सिटी कैसी हो गई? डिक्रीज। हाँ, Decrease. ठीक है, वहां पे डाइवर्सिटी डिक्रीज हो गई। लेकिन एज कंपेयर टू ए एंड बी डाइवर्सिटी किसमें सबसे कम होगी? बी में। हाँ, तो बी में लेस डाइवर्सिटी है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही टाइप के बर्ड दिख रहे हैं, लेकिन आपको ए में तो काफी टाइप के बर्ड दिख रहे हैं ना, तो लेस डाइवर्सिटी बी में होगी। समझ आई? यानी कि फाउंडर ने जहां जाके न्यू स्पीशीज को जगह जन्म दिया है वहां पे डाइवर्सिटी कम है। इज इट क्लियर? Yeah, ma'am. इसी बात को हम पढ़ के देखें। अ फाउंडर इफेक्ट इज व्हेन अ स्मॉल पॉपुलेशन ड्रिफ्ट फ्रॉम द मेन पॉपुलेशन। तो ए वाली जो थी वो हमारी मेन पॉपुलेशन है, तो मेन पॉपुलेशन से कुछ पॉपुलेशन खिसक गई और दूसरे आइलैंड पे चली गई एंड फॉर्म अ कॉलोनी। दूसरे आइलैंड पे जाके उन्होंने कॉलोनी बना ली स्मॉल विंग वालों ने, और वो जो नई कॉलोनी बनी है उसमें डाइवर्सिटी कम है एज कम्पेयर टू मेन पॉपुलेशन, तो इसी को हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। क्लियर? Yeah, ma'am. ठीक है, तो ये फाउंडर इफेक्ट था, क्वेश्चन आता है इससे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है बॉटलनेक इफेक्ट। अब बॉटलनेक इफेक्ट के अंदर क्या है? बॉटलनेक इफेक्ट के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम एक बॉटल का एग्जांपल देके आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बॉटल की जो गर्दन होती है वो रिप्रेजेंट करती है डिजास्टर, कि कोई डिजास्टर हुआ है। डिजास्टर नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। मैन मेड होता है जब आप बहुत हंटिंग कर दो, तो वो नेचुरल, वो एनिमल्स के लिए तो डिजास्टर ही है। और अगर सुनामी आ जाए या बाढ़ आ जाए तो वो नेचुरल डिजास्टर है। तो ये बॉटल की जो ये रिम है ना, ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ डिजास्टर हो रहा है, ठीक है। और ये पीछे जो बॉटल की बॉडी है ना, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो जो पीछे आपको बॉटल की बॉडी दिख रही है, यहाँ पर आपको नॉर्मल पॉपुलेशन दिखेगी, ठीक है। तो दिस इज अ मेन पॉपुलेशन। मेन पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी दिख रही है आपको? Yeah, ma'am. से ये छोटी सी पॉपुलेशन है एक टापू की जहाँ इंसान ही रहते थे। ये थे जिनके ब्राउन कलर के हेयर थे, ये थे जिनके ब्लैक कलर के हेयर थे, और ये जो येलो वाले थे ये एल्बिनो थे। एल्बिनो समझते हो? एल्बिनो वो होता है जिनमें मेलेनिन नहीं बनता। एनिमल्स भी होते हैं, ह्यूमन भी आपको मिलते हैं, तो जिनकी पूरी बॉडी का हर एक हेयर व्हाइट होगा ना, दैट इज एल्बिनो। दिख रहा है आपको? Yeah, Yeah, ma'am. ma'am. आईब्रो से लेकर आई लैशेस तक सब व्हाइट होता है क्योंकि इनमें मेलेनिन नहीं बनता, ठीक है। तो एल्बिनो है, राइट। तो ऐसी पॉपुलेशन थी हमारे पास ह्यूमन की। अब देखो उनके साथ क्या हुआ। सब कुछ ठीक था, जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं थी, हम बॉटल बनाते हैं और ऐसे बढ़िया से पॉपुलेशन अपने हैबिटेट में बढ़िया से रह रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब यहाँ पे खुशी खुशी रह रहे हैं। बना देते हैं अपा ला 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 ला। लेकिन फिर आ गया डिजास्टर। डिजास्टर को कौन रोक सकता है? तो जब डिजास्टर आएगा आप बोतल पलट देंगे। ध्यान से समझना, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट तरीके से समझने की जरूरत है, आर्टिस्टिक माइंड लगाओ। बेटा जब डिजास्टर आया, तो जब भी कोई सुनामी आती है, जापान में सुनामी आई, मुझे बताओ सारे बच जाते हैं सुनामी से? No, ma'am. कौन No, फंसता है? कौन फंसता है? मर जाते हैं we do. फंसता कौन है? जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। बेटा जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो पानी से लड़ लेगा, No, ma'am. फिर फंसेगा कौन? अब ये सोचो, कोई गरीब है कोई अमीर है, लेकिन गरीब बाई चांस बिल्डिंग में टॉप पे काम कर रहा था और जो अमीर था वो सड़क पे जा रहा था, सुनामी आ गई, कौन मरेगा? अमीर Amir. इट इज ए रैंडम प्रोसेस ना, नेचुरल डिजास्टर रैंडम है, तो रैंडमली किसी कोई भी मर सकता है, राइट। तो जब डिजास्टर आया, दिस रिम रिप्रेजेंट डिजास्टर, तो जब डिजास्टर आया रैंडमली कुछ लोग सरवाइव कर गए, तो सरवाइव करके मैं उसको इस तरह बनाऊंगी, ठीक है, वो इस पॉपुलेशन में निकल लिए, और कुछ सरवाइव नहीं कर पाए, ठीक है। जो नहीं सरवाइव कर पाए पीछे रह गए, मर गए ना वो। बाकी इंडिविजुअल से बचे पीछे, वो भी मरे होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन के सरवाइव कर गए, राइट। तो मैं बता रही हूँ पेट्री डिश में जो इंडिविजुअल सरवाइव कर गए, तो कौन से वाले इंडिविजुअल सरवाइव कर गए?
जिनके कौन से हेयर कलर थे? देखो कौन से हेयर कलर वाले करिए। हम ब्लैक एंड ब्राउन। Black. ब्लैक एंड ब्राउन। ब्लैक ही करिए। अच्छा ब्लू मैंने बनाया नहीं, ब्लू को मैं ब्राउन कर देती हूँ, ठीक है। ब्लैक एंड ब्राउन करिए सर भाई। एल्बिनो रह गए? ये मैम। एल्बिनो बेचारे पैदा Yeah, हुए ma'am. थे। अब जो न्यू पॉपुलेशन आई है, दिस इज न्यू पॉपुलेशन ना, न्यू पॉपुलेशन फ्लरिश करेगी, है ना, अपने आप को सरवाइव करा लेगी एंड अल्टीमेटली नेचर में एग्जिस्ट कर जाएगी। अब मुझे बताओ कि जब ये सडन डिजास्टर जो आया वो था सडन चेंज। जब ये सडन चेंज आया तो न्यू पॉपुलेशन का जन्म हुआ। ये जो न्यू पॉपुलेशन सडनली बनी है, इसमें डाइवर्सिटी कैसी है पहली वाली पॉपुलेशन के कंपैरिजन में? कम है। Come. पेरेंट की ज्यादा है ना, डाइवर्सिटी मोस्ट। सो रैंडमली कुछ इंडिविजुअल सरवाइव कर दे एक पॉपुलेशन के। अब पहले जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी थी वो थी हमारे पास लेट्स से 3:2:1, और अब जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी दिख रही है आपको वो अलग दिखाई देगी। लेट्स से ब्राउन वाले जो थे हमारे पास वो 5 हो गए, और जो ग्रीन सॉरी ब्लैक वाले थे हमारे पास वो हमारे पास 2 हो गए। रेशियो चेंज हुआ? ये मैम। Yeah, ma'am. रेशियो चेंज हो गया तो हेडी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम चेंज हुआ। Yes, ये ma'am. मैम। हाँ, को Yeah, डिस्टर्ब हो ma'am. गया। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। समझ आया? Yeah, ma'am. Yes. ठीक है जी। सो बॉटलनेक इफेक्ट एक रैंडम नेचुरल या ह्यूमन मेड डिजास्टर आया पॉपुलेशन में, उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑलमोस्ट डिक्रीज होगी। रैंडमली कुछ लोग सरवाइव कर गए और वो फ्लरिश कर गए, पर उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीज ही रहेगी। तो इसको अपन कहते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। इसका एग्जांपल है हंटिंग एंड वोल्केनिक इरप्शन। देखो जब वोल्केनो फटता है और वोल्केनो जो लावा होता है उसको ऐसे चल रहा होता है धरती पे, बेटा वो लावे की चपेट में जोन सा भी प्लांट जोन सा भी एनिमल आया वो उसको मार देगा, रैंडमली मार देगा। हो सकता है उसकी चपेट में ऐसे ट्रीज आ गए जो बहुत पुराने थे वो मर गए, और जो नए वाले ट्रीज थे वो बाई चांस नहीं आए तो वो बच गई। तो ये रैंडम इवेंट है ना, नेचुरल डिजास्टर की वजह से कुछ पॉपुलेशन हट गई कुछ बच गई। तो दिस इज अ बॉटलनेक इफेक्ट। हंटिंग भी एक तरह से रैंडम इवेंट ही होता है नेचर के अंदर, कि ह्यूमन ने जाके किसी को हंट कर दिया। तो हंटिंग मैन मेड डिजास्टर है, तो मैन मेड डिजास्टर है जिसको भी उसने हंट कर दिया। देखो नेचर ने बनाया था कि राइनोसोर्स उसने बनाए कितने टाइप के, जो वन हॉर्न राइनोसोर्स होता है वो भी उसने बनाया और बाकी राइनोसोर्स भी बनाए, लेकिन ह्यूमन ने बहुत ज्यादा हंटिंग कर दी वन हॉर्न वाले की, तो वो पॉपुलेशन खत्म हो गई, बाकी सारी सरवाइव कर गई। अब आपको नेचर में वन हॉर्न वाले मिलते नहीं है नेचुरली, है ना, लेकिन बाकी सारे मिल जाते हैं। तो हंटिंग इज ऑल्सो अ डिजास्टर, वोल्केनिक इरप्शन इज ऑल्सो अ डिजास्टर। तो जब भी डिजास्टर के बाद कोई पॉपुलेशन रैंडमली सरवाइव कर जाएगी उसको हम कहेंगे बॉटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट जब होगा जब कोई पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नई पॉपुलेशन को जन्म देती है, तो दैट इज फाउंडर, उसने फाइंड किया है, ठीक है। तो ये दो तरीके की जेनेटिक डिफ्ट के एग्जांपल्स हैं, ये Yeah, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट इज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होती है, जीन के अंदर कोई भी म्यूटाजन जैसे यूवी रेडिएशन या कोई केमिकल जो आपके जेनेटिक लेवल पे दिक्कत पैदा कर सकता है। तो कोई भी म्यूटाजन आया और उसने इस जीन को बदल दिया उसको म्यूटेशन कहते हैं। अब म्यूटेशन क्या होती है, अगर हम इसको और भी सिंपल करें तो म्यूटेशन इज नथिंग बट चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है ना, न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है? पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। शाबाश। पेंटो शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, इसी से बना है। इसमें कोई चेंज कर दो बदल दो कुछ भी तो वो म्यूटेशन होगी। म्यूटेशन यूजफुल भी है हमारे फायदे की, म्यूटेशन हार्मफुल भी है बीमारी करती है, और न्यूट्रल भी है। तो न्यूट्रल म्यूटेशन कब होगी, जब डीएनए के कौन से पार्ट में म्यूटेशन हुई है? किसमें म्यूटेशन होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी पार्ट के लिए कोड नहीं करता। कौन सा पार्ट होता है वो डीएनए का बेटा? Intron. इंट्रॉन्स। हाँ, यहाँ पे म्यूटेशन होगी तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कोई प्रोटीन बनाता ही नहीं है। शाबाश, गुड, क्लियर सबको? Yeah, ma'am. ठीक है, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेशन। देखो ज्यादा तुमको नहीं याद है अगर सेल वाला चैप्टर, दैट इज ऑल्सो फाइन, बस याद रखना कि जब भी गैमीट बनता है ना तो रिकॉम्बिनेशन आपका एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वेरिएशन आती है। ये नीट की बहुत फेमस लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है।
राइट. सो रिकॉम्बिनेशन नीड टू वेरिएशंस. दैट इज ऑल्सो, जब भी कोई वेरिएशन आएगी तो हार्डी-विंगर लॉ डिस्टर्ब हो जाएगा. क्लियर? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. रैंडम मीटिंग क्या होती है? रैंडम मीटिंग का मतलब क्या है? What do you mean by random meeting? किसी अनजान से मीटिंग है। हाँ, किसी भी से भी मीटिंग हो जाना, दैट इज रैंडम मीटिंग. देखो, अगर ब्लैक हेयर कलर वाले से मीटिंग कर रहे थे तो इंश्योर था ना ब्लैक हेयर वाले बच्चे रहेंगे, तो रेशियो मेंटेन रहेगा. ब्राउन वाले ब्राउन से कर रहे थे तो भी हमें गारंटी थी कि यार ब्राउन वाले बच्चे पैदा होंगे, एक रेशियो बना रहेगा, है ना. इसके इंडिविजुअल 3 रेशियो, इसका इंडिविजुअल 2 बन रहा है. लेकिन अगर इन्होंने आपस में ब्रीडिंग कर ली तो रेशियो में डिस्टर्बेंस हो जाएगी ना. तो जब भी रैंडम मीटिंग होगी जेनेटिक हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम के साथ क्या होगा, वो हो जाएगा Disturb. Disturb. क्लियर? Yeah, ma'am. चलो, और फिर अब हम क्या करते हैं, अब लोग हम एनसीईआरटी की कुछ डायग्राम्स करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. तो बुक खोलो एनसीईआरटी की, पेंसिल निकालो, और ये तो साफ होने वाली होगी, डिलीट कर लेती हूँ क्योंकि इतना सारा साफ तो नहीं हो पाएगा. तब तक बुक निकालो तुम एनसीईआरटी की, और मुझे पिक्चर निकाल के दिखाना जहां पर तुम्हें वो दिखेगी, प्लांट की इवोल्यूशन दिखा रहे होंगे. ये वाली पिक्चर, पेज नंबर 138 पेज नंबर 122 138. और एक का 138 है. निकालो निकालो. पेंसिल ले आए सारे? पेंसिल लेके आओ क्योंकि बहुत जरूरत Yeah, पड़ेगी. ma'am. और शॉप करो इसे, मैं 1 मिनट दे दूं, जाओ शॉप करो इसे. डन. Yeah, ma'am. यो मैम। चलो, प्लांट किंगडम पता है? प्लांट किंगडम की डिवीजन बताना कैसे डिवाइड होता है. सबसे पहले मॉडरेटर सिस्टर बेटा वो Control. बेटा वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है. प्लांट की बात करें, एल्गी, फिर टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट Pteridophyte. टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म, और फिर एंड में एंजियोस्पर्म्स And just bounce. ये जो ऊपर चार्ट है ना, ये आपको बताता है कि ये लोग कहाँ से आए हैं. ठीक है, इसलिए चार्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें डिफिकल्ट टर्म्स है और इससे नीट का क्वेश्चन आता है. वो लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, एनसीईआरटी से ही आया है, बस एनसीईआरटी देखी नहीं है ध्यान से इसलिए पता नहीं है. तो मैं आपको ये डायग्राम समझा रही हूँ, ध्यान से समझना. तो सबसे पहले कौन आएंगे प्लांट किंगडम में? अभी हमने जो पीछे लिखा, क्या लगता है कौन आएगा? एल्गी आएगा, Algae. राइट. तो क्लोरो का मतलब है ग्रीन वाला, और फाइट का मतलब होता है प्लांट्स. इन पिक्चर में तुम्हें क्या देखना है, ये जो तुमको लाइंस दिख रही है ना येलो येलो कलर की, ये आपको ये बता रही है कि ये पूरी लाइन में ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जो इस कॉमन इंसेस्टर से आए हैं. ठीक है, इसका ये मतलब है, समझ आई बात? तो ये येलो लाइन पे ध्यान देना. तो देखो, सबसे पहले जो आए थे क्लोरोफाइट एंसेस्टर. क्लोरोफाइट एंसेस्टर जो थे वो थे हमारी एंशियंट ग्रीन एल्गी. अभी वाले ग्रीन एल्गी की बात नहीं कर रही मैं, ये एंशियंट ग्रीन एल्गी है जो कभी एग्जिस्ट करती थी. ठीक है, तो उसके आगे लिखो एंशियंट ग्रीन एल्गी. अब ग्रीन एल्गी के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कौन आएगा, एल्गी के बाद कौन आना चाहिए? Bryophyte. Bryophyte. लेकिन यहाँ पर ये क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ से एक लाइन निकली और उसने जन्म दिया ट्रैकियोफाइट्स को. ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर मींस जिनके पास ट्रैकिया होता है. ट्रैकिया इज ए वेस्कुलर सिस्टम. तो जिनके पास वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ है वो टेरिडोफाइट नहीं थे, सॉरी जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट्स नहीं थे. थैंक यू. वो ब्रायोफाइट्स नहीं थे, वो तो टेरिडोफाइट्स थे.
तो ये बता रहे हैं मुझे अर्ली वाले टेरिडोफाइट ना, एंसेस्टर हो गए टेरिडोफाइट्स के। तो एल्गी के पास सीधे टेरिडोफाइट्स तो नहीं होंगे, इनके बीच में किसको आना चाहिए? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइट्स को ना। यस, तो यहाँ से देखो पतली सी लाइन जाती दिख रही है, ये मैम। ये पतली सी लाइन ब्रायोफाइट की निकली और ये ऊपर को जा रही है, ठीक है, और ये यहाँ पे आके खुल गई है, मतलब यहाँ पे ज्यादा मेंबर है, तो इस लाइन ने जन्म दिया ब्रायोफाइट्स को। तो आपको लेबल होने के लिए आ जाएगा कि क्लोरोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स के बीच में से जो लाइन जा रही है वो किसको जन्म देती है? तो वो प्लांट के ब्रायोफाइट्स को जन्म देती है। क्लियर? उसके बाद आते हैं ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स के बाद आते हैं हमारे पास रीनिया। ठीक है, रीनिया हमारी प्यारी सी लड़की है, बहुत प्यारी सी है, वो अच्छी इंसान है, ठीक है। तो रीनिया आती है ट्रैकियोफाइट्स के बाद। अब रीनिया और ट्रैकियोफाइट्स के बीच का फर्क कैसे याद रखोगे? देखो, रीनिया मोस्ट एंसेस्टर टाइप की टेरिडोफाइट्स है, ये एक एंसेस्टर है किसका? टेरिडोफाइट्स का। तो आप रीनिया और ट्रैकियोफाइट्स के बीच में एक लाइन जाते दिख रहे हैं, दिख रही है आपको ये वाली लाइन? ये वो फेज है, ये वो फेज है जब टेरिडोफाइट्स डेवलप हो रहे होंगे और ज्यादा डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी पूरे डेवलप नहीं हुए हैं, एडवांस नहीं बने, अभी डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये छोटी सी लाइन आपको जन्म देती है लाइकोपोड्स को। देखो, ये वाला जो हम्प है ना, ये आर्बोरिसेंट लाइकोफोड के लिए है, और ये वाला जो हम्प है ये हर्बेशियस लाइकोफोड्स के लिए। नीट क्या क्वेश्चन पूछेगा तुमसे? नीट तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा, हर्बेशियस लाइकोफोड का क्लोजेस्ट एंसेस्टर कौन सा है? तो अगर मैं इसका क्लोजेस्ट एंसेस्टर देखूं हर्बेशियस लाइकोफोड का, तो अपनी बुक में देखो क्योंकि वहां ज्यादा साफ है। तो अगर मैं क्लोजेस्ट एंसेस्टर देखना, मैं पीछे जाऊंगी, इसका एंसेस्टर ये नहीं होगा, ये तो अलग ब्रांच निकल गई ना, तो मैं पीछे जाऊंगी। तो इसका क्लोजेस्ट एंसेस्टर कौन दिखेगा? जो आर्बोरोसेंट लाइकोफोड का भी एंसेस्टर है। दोनों का एंसेस्टर कौन दिख रहा है आपको रास्ते में? राइनिया टाइप प्लांट्स। बेटा ये नहीं दिख रहा तुझे? तो स्टेरोफाइलम। जब भी एंसेस्टर देखने होते हैं ना, पीछे लाइन जाती है। तो जू स्टेरोफाइलम इज अ कॉमन एंसेस्टर फॉर आर्बोरेसेंट लाइकोपोड एंड हर्बेशियस लाइकोपोड। समझ आया कैसे देखना है? ये मैम। ये लेबल होने के लिए आ सकता है, ये डिफिकल्ट वर्ड्स है, आपको करने पड़ेंगे। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि आपको याद करने के लिए कैसे उसको ट्रेस बैक करना है, ठीक है। मैं मिटा रही हूँ, अदरवाइज मैं जो आगे समझाऊंगी समझ नहीं आएगा। यू हैव टू लर्न दिस, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीनिया के बाद आता है सिलोफाइटोन। सिलोफाइटोन की खास बात क्या है कि अभी तक हमने किस किस की बात करी है? एल्गियन ब्रायोफाइट्स एंड अर्ली टेरिडोफाइट्स, राइट। तो देखो सिलोफाइटोन्स वो है जो टेरिडोफाइट को भी जन्म देते हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, सिलोफाइटोन वो है जो एक ब्रांच में टेरिडोफाइट को भी, यंग वाले टेरिडोफाइट को भी जन्म देते हैं, जिम्नोस्पर्म को भी पैदा करेंगे और एंजियोस्पर्म को भी पैदा करेंगे। तो इनके कॉमन एंसेस्टर है ये, ठीक है। अगर तो ऑप्शन में सेलिटोफाइटोन है, ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत ही क्लोजेस्ट एंसेस्टर पूछ ले तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एक और कॉमन एंसेस्टर होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा पीछे करके बना रही हूँ, ध्यान से देखना। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एक और एंसेस्टर है, और वो पीछे जाके जिस कॉमन एंसेस्टर से मिलते हैं दैट इज साइलोफाइटोन। तो साइलोफाइटोन ने एक तरफ, ध्यान से सुनो, साइलोफाइटोन ने एक तरफ टेरिडोफाइट को जन्म दिया, एक तरफ उसने जिम्नोस्पर्म को भी जन्म दिया, और एक तरफ उसने एंजियोस्पर्म को भी जन्म दिया, ठीक है। अब कॉमन एंसेस्टर समझने की कोशिश करते हैं। सो साइलोफाइटोन से निकले हमारे हॉस्टेल एंड फर्न। हॉस्टेल एंड फर्न आर एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट्स। जो आप अपनी नीट की के लिए पढ़ते हो ना अपनी बुक में, वो यही दो टेरिडोफाइट्स पढ़ते हो, तो वहां लिख लो। गिनको बहुत ही एंशियंट जिम्नोस्पर्म्स है, ये आप पढ़ते हो एंशियंट, ये नीट पे क्वेश्चन आता है गिनको पे। ये एंशियंट जिम्नोस्पर्म है। कॉनिफेरस भी जिम्नोस्पर्म है, नेटल्स भी जिम्नोस्पर्म है, और साइकट्स बहुत ही एडवांस जिम्नोस्पर्म है। और यहाँ पे आपके पास सारे आगे एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब आपका काम है, आपने लिख लिया ये? नो मैम। लिख ले सॉरी, लिख ले। हो गया तो बताना बेटा। हो गया। हो गया? देख बेटा, अब तुम्हारा काम है कि ये कौन थे साइलोफाइटोन से, ये वाला फिलअप भरना है तुमको कि यहाँ पर मैं किसका नाम लिखूं जिसने जन्म दिया होगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को।
तो ये येलो वाला लाइन बैक ट्रैक करो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से और बताओ इनके कॉमन एंसेस्टर कौन है। रेज योर हैंड। बताओ भी कौन है। सेजल कौन है बेटा। मैम सीड फॉर्म्स। सीड फर्न्स। तो सीड फर्न्स ने जन्म दिया है एक तरफ साइकर्स को, दैट इज एडवांस जिम्नोस्पर्म, और एक तरफ एंजियोस्पर्म्स को, राइट। अगर ऑप्शन में सीड फर्न नहीं हुआ और फ्रेगमो जिम्नोस्पर्म हुआ तो फिर क्या लिखोगे आप, प्रो जिम्नोस्पर्म्स, सॉरी। तो फिर आप प्रो जिम्नोस्पर्म के साथ जाओगे, प्रो जिम्नोस्पर्म नहीं हुआ तो साइलोफाइटोन के साथ जाओगे। क्लियर। ये मैम। तो सीड फर्न वुड बी द आंसर। गुड। तो यही आपसे नीट पूछ लेता है। क्लियर है सबको। मैम। तो ऐसे आप इस डायग्राम को देखते हो, ठीक है। आई गिव यू 2 मिनट्स। ये वाला पेज निकालो, ये वाला पेज निकालो, और इस पेज में ये देखो। आपको इतना याद है कि हमने रेप्टाइल्स में वर्टिब्रेट्स में देखा था कि रेप्टाइल्स जन्म देते हैं एक ब्रांच में एव्स में, और एक ब्रांच में वो मैमल्स को जन्म देते हैं। ये तो देखा हमने। ये मैम। तो मैं पहले तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ, फिर समझाऊंगी कि ये अर्ली रेप्टाइल है जो एक्सटिंक्ट हो गए, इसलिए उसने नाम भी नहीं बताया। इससे 2 ब्रांचेस निकली है, एक ऊपर चली गई सुरुपसीडा, और एक ब्रांच निकली है सिनपसीडा। मुझे ट्रैक करो और देन रेज योर हैंड और मुझे बताओ कि जो एव्स है वो किससे जन्म लेते हैं, सुरुपसीडा से, सिनपसीडा से, और मैमल किससे जन्म देते हैं, सुरुपसीडा से या सिनपसीडा से। बैक ट्रैक करके बताओ अपनी बुक में। स्टार्ट। यू हैव 1 मिनट, ये 1 मिनट में हो जाएगा। हाँ तानिया बता बेटा। मैम मैमल्स साइनपसीडा से और जो एग्स हैं सुरुपसीडा से। चलो अभी देखेंगे हम जब इसको पढ़ेंगे कि आपने सही बोला है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। ओके। तो देखो बच्चों, अर्ली रेप्टाइल से जन्म लिया एक ब्रांच ने जिसे हम कहते हैं सुरोपसीडा। अब सुरोपसीडा से एक तरफ एक लाइन जा रही है एनिमल्स की, और एक तरफ ये दूसरी लाइन दे रही है। दिख रहा है सबको। अब देखो, एक लाइन जो ऊपर जा रही है वो हर पीरियड में डेवलप होती चली जा रही है, जुरासिक, क्रीटेशियस। अभी मैं बताती हूँ क्या होते हैं। तो डेवलप होती चली जा रही है और अल्टीमेटली वो जन्म दे रही है टर्टल्स को। तो टर्टल्स की लाइन है ये, ठीक है जी। तो टर्टल तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ना। तो टर्टल के जो एंसेस्टर रहे होंगे वो रहे होंगे सुरुपसीडा। सेकेंड लाइन भी जा रही है एक, सुरुपसीडा से निकल के ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर ऊपर जा रही है और जाके फाइनली किस में चेंज होगी, लिजर्ट में। तो घर की जो छिपकली है ना उनके एंसेस्टर से सुरुपसीडा, डायनासोर्स थे वो एक तरह के, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और लाइन जा रही है। देखो अब ये जो लाइन थी ना जिससे लिजर्ट निकली है, उससे भी 2 लाइनें आगे निकली है। 1 2 3 लाइनें निकली है यहाँ पे, ए बी सी। तो देखो जो लाइन ए है वो ऊपर गई और उसने किसको जन्म दिया, स्नेक्स। देखा। हाँ, तो स्नेक्स और लिजर्ड कहीं ना कहीं रिलेटिव है। और एक तरफ ये लाइन गई बी वाली और उसने किसको जन्म दिया, टॉर्टरस। Turtles. टॉर्टरस, टर्टल नहीं है वो, टॉर्टरस है। अनदर एग्जांपल होता है लिजर्ड जैसे, ठीक है। और एक और लाइन यहाँ पे गई सी वाली और इसने जन्म दिया इस वाले डायनासोर को, थीकोडोन। थीकोडोन जो एक्सटेंट हो चुके हैं। तो थीकोडोन, थीको का मतलब होता है जब आपके दांत आपके गम्स में घुसे हुए हो, बिल्कुल एकदम अंदर धसे हुए हो। तो आपके दांत ऐसे होते हैं आपके गम्स में अंदर धसे हुए, आप लोगों के हैं ये अपने। मैम। हाँ,
हमारे अंदर भी तो थीकोडोन डेंटिशन मिलती है, थीकोडोन डेंटिशन, तो थीकोडोन थे ये भी, लेकिन अब एक्सटेंड हो गया। इन्होंने आगे जन्म दी दो ब्रांचेस को, देखो ध्यान से देखो, एक ब्रांच ऊपर गई और उसने जन्म दिया क्रोकोडाइल्स को, क्रोकोडाइल डायनासोर से आए हैं, डेंजरस होते हैं वो। और दूसरी ब्रांच यहाँ गई थोड़ी और उसने डायनासोर्स को जन्म दिया, लेकिन डायनासोर जो जो आपके अर्ली डायनासोर्स थे वो तो खत्म हो गए, ये वाले तो मिलते नहीं है डायनासोर्स, है ना। तीसरी एक और ब्रांच है जो यहाँ से गई है और उसने जन्म किसको दिया? Birds. बर्ड्स। हाँ, सो सुरोपसीडा ने बर्ड्स को जन्म दिया, ये लिखा था इसने, सुरोपसीडा ने एप्स को जन्म दिया। गुड तान्या, सही बोला। नेक्स्ट नेक्स्ट ब्रांच देखना, अब यहाँ पे ये वाली सुरोपसीडा की कहानी खत्म होगी। अब हम करते हैं सिनपसीडा। सिनपसीडा ये रहे, ये जा रहे हैं और ये सिंपली चेंज हुए हैं पेलिकोसोर्स। पेलिकोसोर्स के पीछे आपको छाता दिख रहा है? ये Yes, मैम। ma'am. ये क्या करते थे, ये सनलाइट लेते थे और अपनी बॉडी को गर्म करते थे, क्योंकि रेप्टाइल्स है ना, बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन नहीं कर सकते, तो गर्म कर लेते थे सनलाइट से। अब इनके छाते से इतनी जल्दी से गर्मी मिलती थी इनको कि बहुत जल्दी वार्म हो जाते थे। तो बहुत जल्दी वार्म हो जाते थे ना, तो इनको काफी सारी एनर्जी फ्री में मिल जाती थी। देखो जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, उनको गर्मी में बैठना, मतलब ठंड में सनलाइट को अब्सॉर्ब करके गर्म होना पड़ता है, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक ये वाला भी वैसे ही था प्लेकोसॉर्स, क्योंकि रेप्टाइल से तो आया, लेकिन इसकी बॉडी जल्दी गर्म और ठंडी हो जाती थी, तो इसकी बॉडी में बहुत सारी फ्री एनर्जी बची हुई थी, इसके पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो इसकी बॉडी डेवलप होने लगी। इसकी बॉडी कहते हैं कि अगर मेरे पास इतनी एनर्जी है तो क्यों ना मैं अपना टेम्परेचर खुद ही मेंटेन कर लूं। देखो इंसान अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं ना होमोस्टेसिस से, क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत एनर्जी है। अगर तुम पूरा दिन कुछ ना खाओ और बेड पे पड़े रहो, तुम तभी थका हुआ फील करोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे बॉडी हमेशा काम कर रही है तुम्हारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो प्लाइकोसोर्स पहले वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिसकी बॉडी ने अपना मेंटेन करने की, टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश की होगी। फिर इनसे जन्म होता है थिरपसीड्स का, ये भी है डायनासोर जैसे, ये भी एक्सटेंट हो चुके हैं। और थिरपसीड से ऊपर हम जब जाते हैं तो हमें किसका जन्म मिलता है? मैमल्स। Mammals. है ना, तो मैमल्स को सिनपसीडा ने जन्म दिया। तो हम कहते हैं ना रेप्टाइल ने एव्स और मैमल्स को जन्म दिया। अगर नीट तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ना, नीट तुमसे ऐसे पूछेगा कि एव्स को जन्म देने वाली ब्रांच का नाम क्या था? सुरोपसीडा। Surpsida. और मैमल्स को जन्म देने वाली ब्रांच का नाम था सिनपसीडा। Synapsida. और इन दोनों ब्रांच को जन्म देने वाला कौन था? Early reptile. रेप्टाइल्स। यस, तो रेप्टाइल्स ने इन दो ब्रांचेस को जन्म दिया, उन्होंने आगे एव्स और मैमल्स को दिया। इसलिए एव्स और मैमल एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, क्योंकि उनके कॉमन एंसेस्टर ऐसा है नहीं। याद रह जाएगा। Yeah, ma'am. ऐसे तो बहुत एंसेस्टर है, तुमको इतने ही याद करने हैं। अगर वो तुमसे पूछ ले द क्लोजेस्ट एंसेस्टर ऑफ मैमल इज हु, क्लोजेस्ट एंसेस्टर ऑफ मैमल कौन होंगे? प्लेकोसोर्स या थिरपसीड्स? Therapsids. थिरपसीड्स। हाँ हाँ यार, ये पहले, ये है ना पहले, उसके बाद वो आया ये वाले। ये जितना ऊपर जाओगे वो उतना एडवांस है, जितना नीचे जाओगे वो उतना एंशिएंट है ना। मोस्ट एडवांस यही है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो ना ये कैसे पढ़ना है? Yeah, ma'am. अब हमें ये नहीं समझ आया कि जुरासिक टेरासिक ये सब क्या लिखा है। देखो एक साल, हम जब एक साल बोलते हैं तो हमारे एक साल में कितने महीने आते हैं? 12। 12. कितने दिन आते हैं एक साल में? 365. 55. ठीक है, तो हमने बांट लिया दिनों को, सालों में बांट लिया, सालों को महीनों में बांट लिया, राइट। उसी तरीके से अगर हम अर्थ की बात करें तो हम अर्थ में कैसे मानेंगे कौन कब आया? हम क्या कहते हैं कि जो पहले आया होगा। सोचो जब पहले पहले प्लांट्स आए होंगे तो वो मरे भी होंगे, तो वो धरती की एक लेयर में मरे हुए प्लांट्स होंगे, उसके ऊपर नई मिट्टी आ गई होगी, क्योंकि पत्थर टूटते रहते हैं, मिट्टी बनती रहती है। फिर डायनासोर्स आए, डायनासोर्स भी तो मर गए ना, तो डायनासोर भी मर गए, उसके ऊपर भी नई मिट्टी आ गई होगी। फिर उसके ऊपर और ऑर्गेनिज्म आए, उनके ऊपर भी नई मिट्टी डल गई होगी। तो हर किसी की डेड बॉडी के ऊपर आज हम खड़े हैं ना, देखा जाए तो। अगर हम नीचे देखें तो ये सारी डेड बॉडीज तो है, जिसको हम आज फॉसिल कह देते हैं। सही बात है। Yes, ma'am. अगर मैं ये सारे पत्थरों की लेयर को नाम दे दूं, कि मैं कह दूं कि जहां डायनासोर्स का अमाउंट ज्यादा मिलता है, ये एक मंथ है, इस मंथ को मैं बायो में कहूंगी पीरियड। ये एक पीरियड है, इस पीरियड को मैं बुलाती हूँ ट्रायसिक। जुरासिक वो पीरियड है जहाँ पे डायनासोर ने डोमिनेट किया था, ठीक है। तो जब आप किसी भी रॉक्स की लेयर को स्टडी करते हो और एक टाइम का कैलेंडर बना लेते हो, जब आप रॉक्स की लेयर को स्टडी करते हो और एक कैलेंडर बनाते हो कि कौन सी लेयर पे कौन सा ऑर्गेनिज्म धरती पे था, उसको हम कहते हैं जूलॉजिकल टाइम स्केल। तो आप ये जहाँ पे पढ़ रहे हो ना, क्वाटरनरी, टर्शियरी, क्रिटेशियस, ये सब जूलॉजिकल टाइम स्केल्स के पीरियड है।
जैसे हर साल में मंथ होता है वैसे जूलॉजिकल टाइम स्केल में पीरियड होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि कौन सी लेयर में कौन सा ऑर्गेनिज्म रहा होगा। और ये सब हम कैसे बनाते हैं, ये सब हम किसकी मदद से बनाएंगे, पत्थरों की लेयर की मदद से। ये समझ आया? ये मैम। सो दिस इज द जूलॉजिकल टाइम स्केल। जूलॉजिकल टाइम स्केल मैं कल कराऊंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्म हो गए ना, मैं आज कराऊंगी तो थक जाओगे। मैं तुम्हें थोड़े से क्वेश्चन कराती हूँ फिर कल करेंगे, ओके? ये मैम। चलो अब हम क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले अडेप्टिव रेडिएशन पे। ठीक है जी, क्योंकि अडेप्टिव रेडिएशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों से अक्सर गलत होते हैं। तो ट्राई क्वेश्चन नंबर 65। 65 दिख रहा है सबको? चैट में आंसर बोलो, चैट में आंसर। कैरी ऑन क्या होता है? कैरी ऑन डेड, जैसे कोई डेड ऑर्गेनिज्म है ना तो उसकी जो सड़ती हुई स्किन है ना उसको कैरी ऑन कहते हैं। हाँ जी, आंसर्स कहाँ हैं? ओके, देखने देते हैं। The finches or species of Galapagos Islands are grouped according to their food sources. जैसे उनका खाने का सोर्स था वैसे फिंचेस डेवलप होगी। अगर अब यहाँ पे खाने के लिए मैगी मिल रही है तो मैगी खाने वाले बच्चे पा जाएंगे, है ना? राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिंच फूड? इसमें से कौन सा था जो फिंच खाना नहीं खाती थी? इंसेक्ट खाने वाली फिंच थी। सीड खाने वाली थी। ट्री के बर्ड्स खाने वाली भी थी, हमने बात नहीं करी पर ये भी एग्जिस्ट करती थी। कैरियंस, डेड बॉडी स्किन को खाने वाली फिंचेस नहीं थी। तो आंसर वुड बी ए। ऐसी कोई फिंच हमने नहीं पढ़ी। क्लियर? ठीक है जी, तो आंसर हो गया इसका सी। देखा जाए तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन था, खासा कुछ नहीं था, पर लेकिन जिसको कैरियन नहीं पढ़ा होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो याद रखना बिल्कुल ही वियर्ड वर्ड है तो जरूरी थोड़ी ना सही हो जाए। ट्राई 66, 67, 68 बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बेस्ड है। हाँ जी, समझ आ रहा है? अरे मौन व्रत धारी हूँ। पूछा C1 C2 A3, ये क्या है? कोड वर्ड लिखा है तूने? है
धर्मेंद्र अंतरिक्ष, धर्मेंद्र का शायद इंटरनेट इशू लग रहा है। चलो 66 करवा दूं यार, Yes. 1 मिनट और दे रही हूँ यार। लिख लो भाई, इससे ज्यादा तुम लिख सकते हो। गिव इट अ ट्राई, ट्राई तो करो। आर्यन, काजल, ट्राई तो करो। 4 बच्चों ने किया, 4 बच्चों में नहीं। अनीशा, पूजा, काजल, पूजा, अनीश ने किया। अनुपमा, तान्या, आर्यन, काजल, भुवनेश्वरी, नेहा, सेजल, धर्मेंद्र, ट्राई तो करो बेटा। मैम मेरे को स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। सबको स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है। देख बेटा, अब दिख रही है? दिख रही है? बोल ले। मैम मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही आपको। कमाल है। मैम अब एक दिख रही है। अब तो बंदी कर दी मैंने, अब तो दिख रही है, देखो। हम्म यस मैम। हम्म मैम दिख रही है। हम्म। चलो, evolution of different species in a given area starting from a point and spreading to other geographical areas. So ऐसी वाली evolution जो एक एरिया में स्टार्ट हो रही है, एक स्टार्टिंग पॉइंट में स्टार्ट हो रही है। क्या आंसर लिखा है वैसे तुमने इसका? माइग्रेशन। तो evolution of different species given in a given area, एक ही एरिया की बात हो रही है। तो जब भी given area वर्ड आ जाता है, जियोग्राफिकल एरिया डिफाइन हो गया, जब भी जियोग्राफिकल एरिया डिफाइन हो गया तो वैसी वाली evolution हमें थोड़ा दिमाग में आता है, adaptive radiation। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग आउट टू अदर जियोग्राफिकल एरिया, इधर जा रही है अलग अलग डायरेक्शन में। तो इस ऐसी वाली एवोल्यूशन को हम बुलाते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। आंसर वुड बी ए। ठीक है जी। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं होगा, वो बड़ा टर्म था। गिवन एरिया बोला है ना उसने, तो वो छोटा टर्म है। द डार्विन फिंचेस आर अ गुड एग्जांपल। डार्विन फिंचेस बहुत अच्छा एग्जांपल होता है ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। इसके और क्या एग्जांपल पढ़े थे एडेप्टिव रेडिएशन के? Ma'am, Marsupials in Australia, placenta in mammals. या यूथेरियंस पढ़े थे, मेसेंटर मैमल्स और मार्सुपियंस। शाबाश। The finches of Galapagos Island provide an evidence in favor of। गैलोपेगस आइलैंड की जो स्पिंचेस है वो क्या एविडेंस देती है? वो बताती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जोग्राफिकली तुम सेपरेट करना स्टार्ट कर दोगे, अलग अलग ज्योग्राफी में जाकर रहने लग जाएंगे तो वो इवॉल्व हो सकते हैं। तो इट शोज बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन। सो आंसर वुड बी सी। ये स्पेशल क्रिएशन शो नहीं करती, क्योंकि स्पेशल क्रिएशन मतलब तब गॉड ने बनाया, ऐसे तो कुछ नहीं इसने बताया। इवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन भी शो नहीं करती, ऐसे म्यूटेशन वाला तो कोई इवेंट नहीं हुआ था। अब रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन पता है तुम्हें क्या होता है? नहीं? तो जब भी तुमको क्वेश्चन में ऐसा वर्ड मिले जिसका मीनिंग तुमको नहीं पता था, तो तुम क्या करते हो उससे? अंडर। हम उसको नोट्स में अपडेट करते हैं। नहीं होए, जब तुम्हें कोई वर्ड क्वेश्चन में मिलेगा तो तुम उसको नोट्स में अपडेट करोगे। स्किप तो तुम वो क्वेश्चन कर दोगे ना पेपर में, लेकिन यहाँ तो नोट्स में अपडेट करोगे ना। तो रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन में कल पूछूंगी, करके आना, समझ आई? ये मैम।
देखो डार्विन फिंचेस एडेप्टिव रेडिएशन थी। इंडस्ट्रियल मैनरिज्म में तो हम मॉथ का एग्जांपल पढ़ते हैं। मॉथ का नाम क्या था बेटा, तुम पढ़ते नहीं हो? बिस्टन बिचुलेरिया। तुमको क्या लगता है नीट ये पूछेगा तुमसे कि मॉथ इंडस्ट्रियल मैनरिज्म मॉथ में होता है? वो तुमसे बिस्टन बिचुलेरिया करके लिख देगा, उस टाइम समझ नहीं आएगा। पढ़ते नहीं हो तुम टेक्निकल टर्म्स, तुम्हें ऊपर ऊपर से पता, अंदर से नहीं पता। और जिसको अंदर से नहीं पता होता मतलब उसने सेल्फ स्टडी नहीं की। तुमको उतना पता है जितना मैंने क्लास में बताया, पर तुमने किताब खोल के नहीं पढ़ा, इसलिए तुमको ऐसी चीजें याद नहीं आती है। ठीक है, पढ़ लिया करो। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कनेक्ट कर रहा है। तो कनेक्टिंग लिंक लिविंग होते हैं या डेड? लिविंग। लिविंग होते हैं। लिविंग। यस। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है एक पॉइंट पे आके सब आ जाए, मतलब अलग अलग एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं लेकिन एक जैसा कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं क्योंकि हैबिटेट एक जैसा है, राइट? तो दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट? नाउ मूविंग ऑन, ट्राई क्वेश्चन नंबर 69, 70 एंड 71 तक तो नहीं दिख रहा। 69, 70 ट्राई करो। ट्राई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडेप्टिव रेडिएशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। करा दूं? कराऊं या नहीं? ये मैम। देखो अडेप्टिव रेडिएशन की ये बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रहे हैं, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अडेप्टिव रेडिएशन रेफर्स टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। एक कॉमन एंसेस्टर होता है, उससे डिफरेंट स्पीशीज का ओरिजिनेट हो जाता है, तो अडेप्टिव रेडिएशन होती है वो। सही बात है। ये मैम। ये तो सही लग रहा है। आगे भी देखते हैं, डेफिनेशन बहुत क्लोज हो सकती है तो ध्यान से पढ़ना। माइग्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट कर गई, तो ये तो जीन फ्लो नहीं है, ये मैम। तो बी तो गलत है। पावर ऑफ अडेप्टेशन इन एन इंडिविजुअल टू ए वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट। मैं अलग एनवायरनमेंट में रह सकती हूँ, ठंड में गर्मी में, तो ये अडेप्टिव रेडिएशन थोड़ी है, तो मेरी कैपेबिलिटी है ना, मैं रह सकती हूँ, तो ये भी नहीं होगा। अडेप्टेशन ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से अडेप्टेशन नहीं हुआ। अडेप्टिव रेडिएशन होता है अलग अलग एरिया में उसने खुद डिसाइड किया, मतलब वो एक ही जगह रह सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन रहते थे, तो वो ऑस्ट्रेलियन जो मार्सुपियल्स का एग्जांपल है, वो रहते एक ही जगह है पर उन्होंने अपने अपने हिस्से बांट लिए। कोई पेड़ों पे रहता है, कोई पानी में रहता है, तो उनमें इवोल्यूशन हो गई है, तो दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन। तो जरूरी नहीं है कि वो आइलैंड छोड़ के जाए, वो एक ही आइलैंड पे डेवलप हो सकते हैं अलग अलग हैबिटेट में। सो दिस इज नॉट इन करेक्ट आंसर, सो आंसर वुड बी ए। क्लियर? ये मैम। नेक्स्ट इज which evidence of evolution is related to Darwin finches? Darwin finches is related to बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ अभी ऊपर ही तो करा था, है ना? ये मैम। ओके, सो आंसर वुड बी बी। क्लियर सभी को? ये मैम। ओके बेटा, तो कल पढ़ के आना जो मैंने आपको दिया है। कल आपको मैं ज्योग्राफिकल टाइम स्केल कराऊंगी और उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर